हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो हमारे पास में चैप्टर नंबर 12 का मैंने पार्ट फर्स्ट करा दिया था आप लोगों को। ओके, जो चैप्टर हमारा क्या नाम था, नेम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका। विच मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई, कि हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं कैटल ब्रीड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको कॉमनली कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए अगर हम कैटल की ब्रीडिंग करा रहे हैं, और हम कैटल की ब्रीडिंग्स क्यों कराते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्रॉस ब्रीडिंग इज़ जनरली द बेस्ट मेथड अडोप्टेड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग की मान लो कोई हमारे पास में कोई ब्रीड है ए और कोई ब्रीड है बी। ठीक है, दोनों अलग अलग ब्रीड्स हैं। अगर हम इनमें क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो इसका जो भी इसका ऑफ स्प्रिंग होगा, इसका जो बेबी होगा, इसका जो बच्चा होगा, वो ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी लिए हुए होगा। ओके, तो इन दिस मेथड ब्रीडिंग बिटवीन टू गुड कैटल ब्रीड्स रिजल्ट इन ए न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ कैटल ब्रीड्स और ऑफ स्प्रिंग। तो एक नई जो ब्रीड बन करके आएगी वो दोनों की प्रॉपर्टी लिए हुए होगी, दोनों अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर्टी लिए हुए होगी। तो हो सकता है उसमें मान लो जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बच्चा बन करके आ रहा है, तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अच्छा हो। ठीक है, और मान लो आप उसका केयर भी इजीली कर सको। While breeding, care is taken to have a good resultant with a high yield having resistance to climate conditions। तो जब भी ब्रीडिंग होती है उसके बाद में जो रिजल्ट बन करके आता है वो हमारे पास में, तो क्लाइमेट कंडीशंस को, अच्छी क्लाइमेट कंडीशंस को लिए हुए होता है। मतलब क्लाइमेट कंडीशंस के लिए वो क्या होता है कि मतलब अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। तो हम ब्रीडिंग जिस भी पर्पज़ के लिए हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास में हाई यील्ड डेवलप हो जाए उसके रिजल्ट में, और वो क्या हो, अच्छी क्लाइमेट कंडीशंस को लिए हुए हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इज इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ which is unfit for human consumption into highly nutritious animal protein food। ये क्या कह रहा है हमको कि आपको इस स्टेटमेंट पे डिस्कस करना है कि हमारे जो इंडिया का जो पोल्ट्री है, ठीक है, जो इंडिया का जो फूड है जो कि कम फाइबर वाला है, जो कि अनफिट है ह्यूमंस के लिए, वो पोल्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, बहुत हाईली प्रोटीन वाला फूड हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग एम्स टू रेज डोमेस्टिक बर्ड्स फॉर एग एंड चिकन मीट पर्पस। तो हम पोल्ट्री फार्मिंग क्यों करते हैं, डोमेस्टिक बर्ड्स को हम क्यों रेज करते हैं, जिससे एग और चिकन मीट का हमारा जो एम है वो कंप्लीट हो सके। दीज डोमेस्टिक बर्ड्स फीड ऑन एनिमल्स फीड्स विच मेनली कंसिस्ट ऑफ रफेसेज। ठीक है, ये जो बर्ड्स है वो क्या फीड करते हैं, एनिमल्स का जो चारा है उनको फीड करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो गुड क्वालिटी के फेदर्स, एग्स एंड चिकन और न्यूट्रिशन रिच खाद उनसे हमको मिलती है। फॉर दीज रीजन्स, इसलिए हम जो हमको ये सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है, तो इस रीजन से हम क्या कह सकते हैं कि पोल्ट्री इज द इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड। ठीक है, तो पोल्ट्री क्या हो रहा है हमारे पास में, इंडिया का बहुत मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर है लो फाइबर फूड स्टफ को हाईली न्यूट्रिशियन एनिमल फूड में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, कि हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या हमको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए अगर हम डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास में वेल डिज़ाइन हाइजीन शेल्टर होना चाहिए एनिमल्स के लिए और पोल्ट्री बर्ड्स के लिए। ठीक है, गुड क्वालिटी का हमारे पास में उनका खाना या फिर उनका चारा होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, डेयरी एनिमल्स और पोल्ट्री बर्ड्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई से होने वाली जो डिजीजेज हैं, ठीक है, उनकी रोकथाम के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए और उससे होने वाले जो भी प्रॉब्लम है उनके इलाज के लिए हमको एनिमल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हेल्थ बाय प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई। नेक्स्ट है, और जो एनिमल्स जहाँ रह रहे हैं वो अच्छे से वहाँ पर सनलाइट आए और एयरी वेंटिलेटेड हो।
तो हम क्या बोलेंगे, सनलाइट, फिजिबल एंड एरी वेंटिलेटेड शेल्टर फॉर एनिमल्स। ओके, तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है जब भी अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग कर रहे हों। यस, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स एंड देयर मैनेजमेंट। कि अगर हम ब्रॉयलर्स और इसके अलावा लेयर्स की बात कर रहे हैं तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है और इनका मैनेजमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। तो ब्रॉयलर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है कि हम इनको जब भी पोल्ट्री बर्ड को रेस कर रहे हैं किसके पर्पज़ से, तो मीट पर्पज़ से, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रॉयलर को जो खाना दिया जाता है वो प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, जिसमें फैट फूड होता है, जिसमें जो लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के उनको क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। ठीक है, और जबकि लेयर्स को हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक लेयरिंग पोल्ट्री बर्ड इज कॉल्ड ए लेयर, कि अगर हम एक के पर्पज से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक लेयरिंग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, लेयर बोलेंगे। ठीक है, और जो उसका हाउसिंग, एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स वेरी फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स की जो ब्रॉयलर्स हैं और जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो फार्मिंग होती है, ठीक है, उनके बीच में जो फार्मिंग होती है और जो उनको न्यूट्रिशन वैल्यू या फूड दिया जाता है वो डिफरेंट होता है किस दोनों का। ठीक है, तो हमने क्या बोला अभी हाउसिंग, एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, अलग अलग होती है। लेयर्स रिक्वायर प्रॉपर लाइटिंग एंड इनफ स्पेस, जबकि लेयर्स को क्या चाहिए होता है, इनको प्रॉपर लाइटिंग चाहिए होती है और इनफ स्पेस चाहिए होता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, हाउ आर फिश ऑब्टेन्ड, कि हम फिश कैसे, हमको जो मछलियाँ है वो कैसे मिलती है, फिश है जो हमको ऑब्टेन कैसे होती है। तो 2 वेज है, एक तो मछली पकड़ना, ठीक है, हुक लगा करके, फिश हुक लगा करके, और एक कल्चर फिशरी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो नेचुरल सोर्सेज है जहाँ पर फिश वगैरह ये नेचुरली रहती है वहाँ से आप मछली पकड़ सकते हैं। सेकेंडली कि आप मछली का पालन कर सकते हैं, कैसे, कि कल्चरिंग ऑफ फिशेज इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लाइक रिवर्स, पोन्ड्स एंड लेक्स, ऑल्सो इंक्लूडिंग मरीन, कि आप रिवर्स में, पोन्ड्स में, जो भी आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है जिसमें आपके कौन शामिल है, जो मरीन है वो भी, मतलब समुद्री जो जल है वो भी शामिल है, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनका पालन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर्स, कि जो कंपोजिट फिश कल्चर क्या होती है कि एक ही हम सोर्स लेते हैं, उसमें है ना 5 to 6 टाइप क्या करते हैं हम, अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की फिशेस का क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, मतलब फिशरी करते हैं, मतलब उनका पालन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है इसका कंपोजिट फिश कल्चर का जो एडवांटेज है वो क्या क्या है, कि देखो एक ही आप फिश पॉन्ड लेते हैं, उसमें 5 से 6 टाइप, 5 to 6 टाइप क्या होती है, फिश स्पीशीज होती है। ठीक है, और उनके क्या होता है, खाना बिल्कुल अलग अलग होता है, तो इसलिए वो कम्पीट नहीं कर पाती है फूड के लिए। ठीक है, जैसे कई जो फिश का स्पीशीज़ होती है वो नीचे बॉटम में ही खाना खाती है, नेक्स्ट मान लो कोई होती है जो मिडिल में खाना खाती है, और जो होती है कई फिश ऐसी होती है जो ऊपर वाली लेयर पे आकर के खाना खाती है। तो इनमें जो कंपटीशन होना होता है वो कंपटीशन नहीं होता है, और फूड रिसोर्सेज जो अलग अलग लेवल में होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं। और इसके अलावा जो फिश है, अगर कंपटीशन नहीं है तो इनका सर्वाइवल भी जो क्या हो जाता है, ईजी, और अगर इनका सर्वाइवल ईजी है तो हमको क्या मिल जाएगा, मोर यील्ड मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा उत्पादन मिल जाएगा। बस ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, यस, क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी वैराइटीज सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन, कि किस तरीके की हमको बी वैरायटी चाहिए अगर हम हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या कि ऐसी बीज का वैरायटी चाहिए हमको, ऐसी बी वैरायटी चाहिए जो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करे, हनी का प्रोडक्शन करे। नेक्स्ट हमारे पास में ऐसी बीज वैरायटी चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक जो उनके मधुमक्खी के जो छत्ते हैं, बी हाइव्स है, उनमें वो स्टे कर सके। जितना लॉन्ग टाइम तक स्टे करेंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन ऑफ हनी होगा। नेक्स्ट जो बीज है उनका जो स्टिंग है वो ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है बी शुड बी डिजीज़ रेजिस्टेंस, और जो उनमें होने वाली बीमारियां हैं उनसे प्रतिरोधक क्षमता उनमें बहुत ज़्यादा हो, मतलब जल्दी से डिजीज़ ना गेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज़ पॉस्चरेज एंड हाउ इज़
इट रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन, कि पॉस्चरेज और जो हनी प्रोडक्शन है वो कैसे रिलेट करते हैं। तो आप जानते हैं मधुमक्खियों को जो अपना बी हाइव्स बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फ्लावर्स के जूस की ज़रूरत होती है, यस और नो। तो अगर उसके आसपास फ्लावर्स नहीं रहेंगे तो वो मधुमक्खियाँ जो भी है बीस जो वैरायटीज़ हैं वो यहाँ से जो भी है जूस वगैरह फ्लावर जूस है वो कलेक्ट करके अपने हाइव्स तक नहीं पहुँच पाएंगी। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, पॉस्चरेज क्या होता है कि पॉस्चरेज ही रिफ़र करता है किसकी, बीज को, एक तो पॉलन कलेक्शन के लिए और इसके अलावा जो फ्लावर्स होता है उनके नेक्टर, उनके जूस के लिए। तो इसके अलावा हम क्या बोलेंगे कि जो फ्लावर्स का जो काइंड होता है, ठीक है, वो ही डिटरमाइन करता है कि जो हनी का टेस्ट होगा वो कैसा होगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो पॉस्चरेज इज़ द मेन रीज़न फॉर गुड क्वालिटी हनी। तो जो भी आसपास पॉस्चरेज लगे हुए होंगे, जो भी चारागाह होगा आसपास, जो भी फ्लावर्स लगे हुए होंगे, ठीक है, वो ही मेन रीज़न होता है अच्छी क्वालिटी ऑफ हनी का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।